हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर वी आर कंटिन्यूइंग विद द वीडियो सीरीज जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हमने स्टार्ट किया था। अभी तक हम टोटल 7 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एंशिएंट इंडिया के जो टॉप 7 यानी कि जो पहले 6 टॉपिक्स थे उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। गुप्तास तक का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो कि पिछले 20 से 25 सालों में एंशिएंट हिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक से पूछा गया है। नाउ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, सो प्लीज वेट फॉर दोस क्वेश्चंस जिसको हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। नाउ आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कि लार्जली पोस्ट गुप्ता का जो एरा था उससे डील करता है। पोस्ट गुप्ता का जो एरा था उसमें बहुत सारी डिफरेंट डायनेस्टीज आती है एंड दे कीप ऑन कमिंग अंटिल 11th से 12th सेंचुरी के आसपास में। 11वीं-12वीं सेंचुरी तक, जब तक यहाँ पर हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, तब तक आप देखेंगे कि पोस्ट गुप्ताज जो अलग अलग डायनेस्टीज थी उनका फ्लरिशमेंट लगातार होता रहा। ठीक है, सो पोस्ट गुप्ता और जो अर्ली मिडिवल वाला पार्ट है उसके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन 2001। क्वेश्चन सेज, देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में असर्शन स्टेटमेंट बोलता है दैट हर्षवर्धना कन्वीन्ड द प्रयाग असेंबली। क्या हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली करवाई थी? सी, इफ यू हैव रेड एनीथिंग अबाउट हर्षवर्धन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उसने 2 असेंबलीज करवाई थी। एक था प्रयाग असेंबली और एक था कन्नौज असेंबली। नाउ जो प्रयाग असेंबली था ना, वो उसने ऑल रिलीजन्स के लिए करवाया था, मतलब सारे ही रिलीजन्स के लिए करवाया था। ऑल रिलीजन्स वर वेलकम इन दिस पर्टिकुलर असेंबली। और जो सेकंड असेंबली करवाई थी दैट वाज कॉल्ड एज कन्नौज असेंबली, ये स्पेशली बुद्धिज्म के लिए करवाई गई थी। बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म का भी जो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था, महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था, उसके लिए कन्नौज असेंबली करवाई गई थी। सो फर्स्ट थिंग, क्या हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली करवाई थी? द आंसर इज यस, मतलब असर्शन स्टेटमेंट तो सही हो गया। रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन स्टेटमेंट सेज ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। सो टेक्निकली तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज ये महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को काफी स्प्रेड करना चाहता था। तो ए भी सही है और आर भी सही है। बट असर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट होता है कि इज आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का? ध्यान से देखिए, हम प्रयाग असेंबली की बात कर रहे हैं। प्रयाग असेंबली यहाँ पर ऑल रिलीजन्स के लिए था, मतलब सारे ही रिलीजन्स के लिए। बट आर क्या बोलता है कि ओनली महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इसका मतलब है ए और आर इंडिपेंडेंटली सही तो है, बट आर जो है वो सही रीजन नहीं है असर्शन के लिए। ठीक है, सो आई होप इट इज करेक्ट। द आंसर विल बी ब्रेवो। सी, द आंसर इज ब्रेवो। सिंपल वर्ड्स में बोले कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन आर जो है वो सही रीजन नहीं है ए की सही होने के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, जो प्रयाग असेंबली की बात करते हैं। प्रयाग असेंबली बेसिकली एक यूनिवर्सल कैरेक्टर का था, मतलब उसमें सारे ही रिलीजन्स को बुलाया गया था। ठीक है, इसको महामोक्ष परिषद भी बोला जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रयाग असेंबली के अंदर ह्यूनसांग भी प्रेजेंट था। ह्यूनसांग जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे चाइना के, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। और महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जैसा हमने डिस्कस किया वो कन्नौज असेंबली में किया जाता है। ठीक है, 2003 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन हर्षवर्धन के रूल से ही पूछा गया। द क्वेश्चन सेज एम्परर हर्षास साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय हुम। नाउ देखो, नर्मदा रिवर और जो विंध्यास माउंटेन्स हैं, इन दोनों को एक वाटरशेड माना जाता है नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के बीच में। सिंपल वर्ड्स में बोलो, दिस इज इंडिया। इंडिया का जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर 2 मेन चीजें हैं, ज्योग्राफिकल बैरियर्स है। एक तो यहाँ पर विंध्या माउंटेन्स है और यहाँ पे नर्मदा रिवर निकलती है। ये दोनों बेसिकली एक टाइप के डिवाइड माने जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया और साउथ के इंडिया के बीच में। तो हर्षवर्धन जो कि नॉर्दर्न इंडिया में रूल करते थे, जब वो साउथ की तरफ जाने लगे तो नर्मदा के रिवर पे उनको इन चारों में से कौन से राजा ने रोक दिया था? मतलब हु वाज द वन? वाज इट पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1 और विक्रमादित्य 2? सी, इफ यू हैव रेड दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल बी एबल टू नो। और इस क्वेश्चन को बेसिकली हम नॉलेज के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट? आंसर विल बी ब्रेवो, पुलकेशिन 2। ही वॉज द वन जिन्होंने एक्चुअली हर्षवर्धन का जो मार्च था दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करती थी हर्षवर्धन की। इसके बावजूद पुलकेशिन 2 वॉज सक्सेसफुल हर्षवर्धन को हराने में और उसको वहां पे रोकने में। और रिमेंबर, पुलकेशिन 2 जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के थे। ही वॉज फ्रॉम चालुक्य डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल कहाँ थी? बादामी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, इस पर्टिकुलर बैटल को बैटल ऑफ नर्मदा भी बोलते हैं और ये 630 AD के अंदर हुआ था। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2004 से पूछा गया है। द क्वेश्चन सेज
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द चाइनीज पिलग्रिम फाहेन अटेंडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क. तो समझिए, देखिए फाहेन भारत में कब आए थे? अराउंड 400 AD के आसपास में. ठीक है, इंडिया में जब आते हैं. और उस टाइम कौन राजा था इंडिया का? इट वॉज चंद्रगुप्त टू. चंद्रगुप्त टू जो थे वो राजा थे और 400 AD के आसपास में फाहेन जो है इंडिया आते हैं. और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जो कनिष्क ने करवाया था, कहाँ करवाया था? पहली चीज तो कश्मीर में करवाया था. कब हुआ था वो? दैट वाज हेल्ड इन 78 AD. देखो, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 78 AD में हो गया, लेकिन जो यहाँ पर फाहेन आए थे वो 400 AD में आए थे. तो क्या दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन है? द आंसर इज नो. सो जब ये स्टेटमेंट बोला जाता है कि जो चाइनीज पिलग्रिम फाहेन है ही अटेंडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, राइट? बिकॉज ही डिड नॉट. आई होप इट इज क्लियर. सेकंड स्टेटमेंट सेज द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसांग. पहली बात की फाहेन के बारे में, अब हम बात करें ह्यूनसांग के बारे में. मेट हर्षवर्धन एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म. मतलब स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ह्यूनसांग थे वो हर्षवर्धन से मिलते हैं और पाते हैं कि जो हर्षवर्धन है वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट है, एंटागोनिस्टिक है. ना ऊपर हमने क्या यहाँ पर देखा था? हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली और कन्नौज असेंबली को मतलब कन्वीन किया था. और कन्नौज असेंबली का मेन एम ही ये था कि वो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे. सो अगर वो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे तो ऑब्वियसली वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट तो नहीं हो सकते, उसके एंटागोनिस्टिक तो नहीं हो सकते. तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज नो. क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज नो. द आंसर विल बी डेल्टा, दैट इज नीदर ऑफ दिस. ऑलराइट, देखो जो चाइनीज पिलग्रिम फाहेन थे वो बेसिकली कब आते हैं इंडिया में? 400 AD के आसपास में आते हैं. और जब वो आए थे उस टाइम राजा कौन थे? चंद्रगुप्त टू. ध्यान रखिएगा, जब वो चाइना से इंडिया में आए थे तब वो पैदल आए थे, बट जब वो इंडिया से वापस गए थे तब वो शिप से वापस गए थे, सी रूट से वापस गए थे. ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे गए, जैसे कि पेशावर में जो पाकिस्तान के अंदर है, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, इन सब जगहों पर वो घूमे. और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो तो काफ़ी पहले ही ऑलरेडी हो चुकी थी, 78 AD के आसपास में ही हो गई थी. सो ऑब्वियसली कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर फाहेन का फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आने का. ठीक है, ह्यूनसांग जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूनसांग हर्षवर्धन की कोर्ट में तो आए थे, वो बिल्कुल सही है. लेकिन हर्षवर्धन जो है बुद्धिज्म के अगेंस्ट नहीं थे, एंटागोनिस्टिक नहीं थे, रादर वो सपोर्ट करते थे उसको, महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे वो. ठीक है, इसके अलावा माना जाता है कि ह्यूनसांग ने कन्नौज असेंबली करवाई थी. ठीक है, जिसके अंदर वो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ाना चाहते थे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2012 के अंदर पूछा गया था. द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट. तो देखो बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें सही हैं. अगर हम साइंटिफिक प्रोग्रेस को देखें तो मतलब भारत का जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा था पहले से ही, उसके पर्सपेक्टिव में देखो तो क्या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट पूछा हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय 1st century AD. बोलता है कि बहुत सारे सर्जरी करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मिले हैं या फिर पाए जाते थे. क्या ये सही है? देखिए ऑब्वियसली इंडिया के अंदर सुश्रुत नाम के एक पर्सन थे. ठीक है, सुश्रुत थे, देन चाणक्य नाम के एक पर्सन थे. तो ये लोग तो ऑब्वियसली फर्स्ट मेडिकल पर्सनल्स थे. सुश्रुत जो थे माना जाता है कि ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी. फादर ऑफ सर्जरी, यहां तक कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी तक एंशिएंट इंडिया के अंदर की हुई. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर ये सर्जरी करते थे तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो मिलेंगे ही, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो मिलेंगे ही. तो यहाँ पर दो टाइप के मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक एस टाइप और एक यू टाइप. मतलब ये नाम है, एस टाइप इंस्ट्रूमेंट और यू टाइप इंस्ट्रूमेंट्स. ध्यान रखिएगा ये सब काफी सारे मिले हैं हमारे एंशिएंट इंडिया से. मतलब कि पहला स्टेटमेंट सही हो गया. सेकंड स्टेटमेंट बोलता है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd century AD. तो सोचिए, क्या ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया था? क्या ह्यूमन के ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया था? देखिए ध्यान से समझिए, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है आप किसी, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी बॉडी में कोई एक ऑर्गन खराब हो गया है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को रिप्लेस करना है किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के ऑर्गन से, राइट? इसीलिए होता है ट्रांसप्लांटेशन. बट अगर आप किसी डोनर की बॉडी से किसी रेसिपिएंट की बॉडी में कोई भी ऑर्गन डालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ती हैं. ब्लड ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए, जो रीसस है उनका वो सेम होना चाहिए, राइट? जो रिसीवर की बॉडी है वो इसको रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, राइट? तो इस तरीके की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाता है. प्लस ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको हम आज भी पूरी 100% तरीके से ठीक नहीं कर पाए. अभी तक हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए. देखो अभी भी जो हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, वो भी बहुत ही लिमिटेड करते हैं, राइट? हम हर एक इंटरनल ऑर्गन का अभी तक ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर पाए हैं. सोचिए, इतना एडवांसमेंट होने के बावजूद हम अभी तक पूरी तरीके से इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं ला पाए हैं.
सो हाउ कम कि 3rd सेंचुरी एडी, मतलब आज से लगभग 1700 साल पहले, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होगा? आंसर इज नो, बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि सर्जरी तो डेफिनेटली हो सकता था, राइट, और सर्जरी हुआ भी हुआ है, बट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो हुआ है। Third statement says the concept of sine of an angle was known in 5th century AD. Now sine of an angle, I hope आपको रिमेंबर होगा, sine, cos, tan, right, cot, sec and cosec. I hope आपको याद है कि ये डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस थे। इनमें से बोल रहा है जो साइन ऑफ द फंक्शन है, जो साइन है किसी एंगल का, वो क्या हमें मालूम था उसके बारे में? द आंसर इज यस, बिकॉज देखिए भारत में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस हुआ करते थे। एक का नाम था आर्यभट्ट और सेकंड का नाम था ब्रह्मगुप्त। आपको याद होगा ब्रह्मगुप्त के बारे में हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इन मैथमेटिशियंस के होने के कारण हमारा इंडिया जो था वो मैथमेटिकल फील्ड में भी काफी अच्छे से उसने तरक्की की थी। सो ऑब्वियसली द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन टू अस। फोर्थ स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल्स वाज नोन इन द 7th सेंचुरी। क्या साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल के बारे में मालूम था? देखिए जब आप ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ेंगे ना, ब्रह्मगुप्त जो कि एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि उन्होंने साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बनाया है। सो ऑब्वियसली अगर उन्होंने बनाया है तो ऑब्वियसली वो चीज प्रेजेंट ही होगा। सो ध्यान से देखिए, क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट थे? द आंसर इज यस। क्या ट्रांसप्लांटेशन होती थी इंटरनल ऑर्गन्स की? द आंसर इज नो। क्या साइन ऑफ एन एंगल प्रेजेंट था? यस। क्या साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट प्रेजेंट था? द आंसर इज यस। आंसर विल बी अल्फा, 3rd and 4th. So 1, 3 and 4, this is the one. The answer should be Charlie. All right. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। 1, 3, 4 यहाँ पर आंसर है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ध्यान रखिएगा, एंशिएंट इंडिया के अंदर नहीं हो सकती थी और ना ही उसके कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पाए गए हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड, जो कि 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन सेज द चाइनीज ट्रेवलर युआन चुआंग ब्रैकेट में ह्यूनसांग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। जब ह्यूनसांग बेसिकली भारत आते हैं तो उन्होंने भारत के कल्चर के बारे में, कंडीशंस के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही है? अब देखिए, मेन क्वेश्चन पे जाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ह्यूनसांग की जगह पर युआन चोंग। जस्ट ध्यान रखिएगा, बिकॉज यूपीएससी ऑलरेडी युआन चोंग के बारे में पूछ चुका है। सो युआन चोंग उसने यहाँ तक कि बता भी दिया कि ह्यूनसांग है, तो देयर आर गुड चांसेस कि यूपीएससी अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है युआन चोंग के ऊपर। मतलब वहां पर ह्यूनसांग को मेंशन नहीं किया जाएगा, अदर डायरेक्टली युआन चोंग को ही मेंशन किया जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखें तो युआन चोंग को मेन टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है और ह्यूनसांग को ब्रैकेट के अंदर रख करके एक सपोर्टिंग टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, राइट। सो युआन चोंग ध्यान रखिएगा, ह्यूनसांग का ही दूसरा नाम है। ऑलराइट, सो जो ह्यूनसांग ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उसमें भारत के बारे में क्या क्या चीजें लिखी हैं उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है द रोड्स एंड द रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। मतलब कि जब ह्यूनसांग भारत में आए तो उन्होंने ये देखा कि हमारे भारत में किसी रोड में या फिर किसी सी रूट में कहीं पर भी कोई रॉबरी नहीं होती, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं होती। सोचिए क्या ये पॉसिबल है? देखो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, जहाँ पे लोगों के पास खाना नहीं होता है, पीने को साफ पानी नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो चोरी करते हैं, राइट। दिस इज द ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में हर एक लोग अच्छे नहीं हो सकते एंड हर एक लोग जो है बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देयर हैज टू बी अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक्चुअली पुअर रह जाते हैं, जिनके ऊपर डेवलपमेंट प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती है, एंड वो लोग ऑब्वियसली फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स बन करके कुछ एंटी सोशल चीजें करते हैं, जैसे कि रॉबरी। ऑलराइट, सो पहला स्टेटमेंट, क्या ह्यूनसांग ने ये बोला था कि हमारा भारत पूरी तरीके से इम्यून हो गया है, कि हमारे यहाँ पे रॉबरी होती ही नहीं है? आंसर इज नो, ये तो बोल नहीं सकता वो। ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस और Deals by fire, water and poison were the instrument for determining the innocence or guilt of a person। मतलब कि मान लो किसी पर्सन ने कुछ गलती की है, तो क्या उसकी सत्यता को जानने के लिए, उसका ट्रुथ जानने के लिए फायर का, वाटर का और पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता था? द आंसर इज यस। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, पनिशमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन पनिशमेंट्स से पहले ये कंफर्म करना होता था कि इसी पर्सन ने गलती की है ना, तो इसीलिए उसकी सच्चाई का प्रूफ या फिर उसकी गलती का प्रूफ लेने के लिए उसको फायर, वाटर और पॉइजन यानी कि जहर के थ्रू टेस्ट किया जाता था। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेज द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरी स्टेशंस।
सो ऑब्वियसली बात है, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसको ड्यूटीज तो पे करनी पड़ेंगी। फेरीज क्या होता है, जो छोटे छोटे बोट्स होते हैं, राइट, जो बैरियर स्टेशन होते हैं वहां पर उनको बेसिकली ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। बट द गुड थिंग वॉज कि ड्यूटीज बहुत कम हुआ करती थी, दीज वर वेरी वेरी लो इन अमाउंट। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। आंसर शुड बी 2 and 3. ऑलराइट, इट इज 2 and 3. आई होप इट इज करेक्ट एंड आपको समझ आ रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि युआन चोंग ही ह्यून सॉन्ग है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपीएससी कैन गो थ्रू दिस, फिर से पूछ सकता है यूपीएससी इस चीज के बारे में। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2015. The question says, with reference to Indian history, which of the following are the essential elements of the feudal system? इनमें से feudal system का पार्ट कौन सा है? देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा समझो feudal system क्या था। feudal system का सीधा सा मतलब है कि बेसिकली एक किंग है और किंग का जो एम्पायर है वो इतना बड़ा है कि वो अकेले उसको मैनेज नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स बनाता है। फ्यूडल लॉर्ड्स बनाता है और फ्यूडल लॉर्ड्स को अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन देता है सबको। जैसे इंडिया है, मान लो ये पार्ट किसी एक को दे दिया, दूसरा पार्ट किसी एक को, तीसरा पार्ट किसी और को, चौथा पार्ट किसी और को, इस तरीके से। अब ये लोग जो यहाँ पर जो फ्यूडल लॉर्ड है वो यहाँ पर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन करता है, यहाँ वाला यहाँ करता है, यहाँ वाला यहाँ करता है, अपने अपनी जगह पर करते हैं। जिससे कारण क्या होता है, तो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा केपेबल हो जाती है, बहुत काम हो जाती है, राइट। इसे कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, जहां पर एक पर्टिकुलर किंगडम को मल्टीपल पीपल गवर्न कर रहे होते हैं अंडर अ सिंगल सॉवरेनिटी। मतलब राजा एक ही है बट गवर्न उसके बिहाफ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, राइट। तो उसी चीज के बारे में देखते हैं। बोला कि फ्यूडल सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट, करेक्ट पूछा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। क्या ऐसा है कि फ्यूडल सिस्टम में सेंट्रल बहुत स्ट्रांग होगा और स्टेट बहुत वीक होगा? समझो फिर से, एक किंग है, एक किंग के अंदर बहुत सारे लेट्स से वाइसरायज है या फिर गवर्नर है, कुछ भी बोल लीजिए, वाइसराय या गवर्नर बोल लीजिए। अब मान लो ये पर्टिकुलर वाइसराय गवर्नर जो है इसके अंदर में एक पर्टिकुलर आपने काम दिया है, ठीक है। तो क्या ये सही है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसकी पावर ज़्यादा होगी उस काम पे और स्टेट अथॉरिटी की जो पावर है वो बहुत कम होगी? क्या ये चीज़ सही है? देखिए, ध्यान रखिए, जो एक किंग होता है ना, फ्यूडल सिस्टम के अंदर किंग के पास अपनी खुद की आर्मी नहीं होती है। वो क्या करता है, जो अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ना, जरूरत पड़ने पर उनकी आर्मी मंगवाता है। तो जैसे मान लो ए है, ये तो ए अपनी आर्मी लेके जाएगा राजा को सपोर्ट करने के लिए, फिर मान लो बी को बुलाया जाता है तो बी जाएगा, फिर सी को बुलाते हैं तो सी जाएगा, ऐसे तरीके से, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखिए तो ऐसा नहीं था कि प्रोविंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिकॉज स्टेट्स की भी अपनी अथॉरिटी थी, वो लोग भी अपने हद तक सारा काम करते थे। द ओनली चेंज दैट केम वॉज एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। तो क्या यहाँ पर जो ओवरऑल लैंड पोजीशन है, लैंड कंट्रोल है, उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही थी? क्या ये चीज़ सही है? क्या फ्यूडल सिस्टम में यही सब हो रहा था? ठीक है, कंट्रोल एंड द पोजीशन ऑफ लैंड। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोलता है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड एंड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो एक लॉर्ड और वासल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, मतलब जो लॉर्ड है और जो वासल है, वासल मतलब जो काम करने वाला है, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होना चाहिए फ्यूडल लॉर्ड और उसके ओवरलॉर्ड के बीच में। अब देखो, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा चीज़ सही है फ्यूडल सिस्टम के पर्सपेक्टिव से। तो क्या पहला सही है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होगी और वीक प्रोविंशियल अथॉरिटी होगी? आंसर इज नो। वन को हटा दो, देखो वन को हटाया आपने, ये हट गया, वन को हटाया आपने, ये हट गया। अब दो ऑप्शन बचे, या तो 2 and 3 या फिर 3, और 3 आपको पक्का कंफर्म मिल गया, बिकॉज देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट विल डिसाइड कि एग्जैक्टली आपका आंसर क्या होने वाला है। तो सेकंड स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। द सेकंड स्टेटमेंट सेज इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। मतलब कि क्या हम फ्यूडल सिस्टम में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाएंगे कि वो लोग लैंड को पोजेस कर पाएंगे, लैंड को वो लोग प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे? ठीक है, देखो आंसर विल बी यस। आंसर विल बी यस कि हाँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स में जहां पर लैंड पोजीशन होती है। देखो ना, जमींदारी सिस्टम में क्या था, फ्यूडल लॉर्ड्स खुद क्या होते हैं, वो लोग जमींदार ही तो होते हैं। बेसिकली उनके पास बहुत सारी जमीन होती है जिसके ऊपर से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर्ड टू इन द सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। हर्षा पीरियड के बाद जो है पोस्ट हर्षा वाला टाइम है, वहां पे हुंडी वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी वर्ड किस चीज के लिए था? पहला, एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। क्या जो किंग जो भी अपनी एडवाइजरी देता था क्या वो उसे हुंडी कहा जाता है? सेकंड, अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स।
जो ट्रेडर्स वगैरह हैं जो डेली बेसिस पे अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, क्या उसको हुंडी बोला जाता है? थर्ड, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी बोला जाता है? या फोर्थ, एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट्स, कोई अगर ऑर्डर फ्यूडल लॉर्ड्स ने भेजा है सबऑर्डिनेट्स के लिए तो वो ऑर्डर उसको पढ़ के सुनाना, उसको बताना, दैट इज क्या वो हुंडी है। देखिए समझिए, हुंडी का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो समझते हैं। लेट्स से आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने सामान खरीदने के लिए आपने कोई सामान खरीदा तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? मनी, राइट, पैसे देने पड़ेंगे। बट लेट्स सपोज कि आपने उस पर्टिकुलर दुकानदार को आप जानते हो, ठीक है, और उस दुकानदार को आपने पहले ही 500 रुपये दिए हुए हैं और आपने बोला है कि 500 रुपये का जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खरीद लिया करूँगा, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर डे वो पर्टिकुलर पर्सन खुद नहीं आता है, रादर अपने फ्रेंड को भेजता है इस पर्टिकुलर दुकानदार के पास कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है। अब दुकानदार इसको तो पहचानता नहीं है, तो ये पर्सन क्या करता है, जिसका बेसिकली अकाउंट चल रहा है उस दुकान में, वो एक पर्टिकुलर पेपर लेता है, उस पेपर पे प्रॉपरली लिखता है कि मैं कौन हूँ और अपनी प्रॉपर साइन करता है, और साथ ही साथ वो डिमांड करता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो दुकानदार है वो पहचान लेता है कि ये पर्सन सही पर्सन का है और उसको वो सामान दे देता है, भले ही कोई भी गया हो, राइट, भले ही वो पर्सन खुद ना आया हो लेकिन उसको सामान मिल जाता है। इसे कहते हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर के आप कोई पैसा इस्तेमाल करते हो लेकिन वो पैसा आपके पास अभी है नहीं, तो बेसिकली आप क्या करते हो, किसी से अश्योरेंस लेते हो, किसी एक पेपर के ऊपर लिखवा कर कि इतने पैसे मैं आपको इतने दिन में लौटा दूंगा, ऐसे ऐसे, उसे कहते हैं हुंडी, उसे ही कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 2020 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्यवाप एंड द्रोणवाप डिनोट्स व्हाट? कुल्यवाप और द्रोणवाप क्या है? आर दे मेजरमेंट ऑफ लैंड? आर दे क्वाइंस ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यूज? आर दे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड? क्या या फिर क्या ये रिलीजियस रिचुअल्स हैं? तो देखो अगेन आपको ध्यान रखना है, कुल्यवाप और द्रोणवाप दोनों ही लैंड मेजरमेंट के तरीके हैं, ठीक है। अब देखो वाप जो है ना, वाप वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, वाप वर्ड को मेजरमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए माना जाता है कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर अर्धवाप हुआ करता था, द्रोणवाप, कुल्यवाप, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। सिंपल वर्ड्स में बोले, कुल्यवाप का मतलब ये होता है कि कितना एरिया चाहिए आपको एक कुल्य ग्रेन को उगाने के लिए। सिमिलरली द्रोणवाप का मतलब होता है कितना एरिया चाहिए आपको एक द्रोण ऑफ ग्रेन को उगाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुल्यवाप और जो द्रोणवाप है दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। लेट्स मूव अहेड। 2021 का एक और क्वेश्चन आया था। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भावभूति, हस्तिमला एंड क्षमेश्वर वर फेमस व्हाट? तो भावभूति, हस्तिमला एंड क्षमेश्वर ये तीनों क्या है? आर दे जैन मॉन्क्स? आर दे प्ले राइटर्स? आर दे टेम्पल आर्किटेक्ट्स? और आर दे फिलोसोफर्स? देखो अगर वो जैन मॉन्क्स होते तो आपने कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के समय में डेफिनेटली इस चीज़ को सुना होता, राइट। सेम गोज फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर्स। अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर से इन्वॉल्व होते हैं लोग तो डेफिनेटली आपको चीज़ें सुनने को मिलती। बट बिकॉज आपने भावभूति, हस्तिमला और क्षमेश्वर का नाम कहीं नहीं सुना है, देयर आर गुड चांसेस कि वो आंसर जो है वो प्ले राइटर या फिर फिलोसोफर के बीच में होने वाला है। नाउ फिलोसोफर क्या होता है? फिलोसोफर जो होता है ही राइट सम थिंग्स, ही राइट्स बुक्स, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो अगर हमारे एंशिएंट इंडिया का पार्ट देखो तो एंशिएंट इंडिया से बहुत सारी बुक्स हमें बराबर नहीं हुई अभी तक, राइट। बुक्स बहुत कमी मिली है हमें। सो द ओनली थिंग दैट एक्चुअली कैन बी थॉट ऑफ यहाँ पर एक प्ले राइटर्स, मतलब ये लोग प्ले राइटर्स हैं हु राइट स्टोरीज, हु राइट सिचुएशंस, राइट, इस तरीके से। सो आई होप यू हैव गॉट इट कि भावभूति, हस्तिमला और क्षमेश्वर क्या है तीनों। सो तीनों ही बेसिकली एक टाइप के प्ले राइटर्स हैं यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो 2021 में पूछा गया है। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, मिताक्षर वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। क्या ये सही है कि मिताक्षर सिर्फ अपर कास्ट वालों को मिलेगा और जो दयाभाग है वो सिर्फ लोअर वालों को मिलेगा? सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इन द मिताक्षर सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द सन लाइफ टाइम ऑफ द फादर। मतलब बोल रहा है कि जो मिताक्षर है उसमें प्रॉपर्टी पे क्लेम तभी करना होता है जब फादर जिंदा है, बट जो दयाभाग सिस्टम है उसके अंदर तब करना होता है जब फादर गुजर चुके हैं, ठीक है। सो मिताक्षर और दयाभाग, आई होप आप समझ गए, मिताक्षर और दयाभाग किसी भी तरीके का सिविल लॉ नहीं है, रादर ये एक टाइप का राइट टू प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस राइट के बारे में बात करता है। अब देखो मिताक्षर के बारे में बात करें, मिताक्षर सीधा सा बोलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को लेट्स से अपने फादर से कोई ज़मीन लेनी है, यानी कि ज़मीन अपने नाम पे करवानी है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने नाम पे लेके जानी है, तो वो सिर्फ तभी कर सकता है जब वो उसके फादर जिंदा है, तो उसके फादर की डेथ नहीं हुई है। अगर डेथ हो जाती है उसके बाद मिताक्षर ये बोलता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती।
सेकेंड चीज, दया भाग सिस्टम। दया भाग सिस्टम का मानना ये है कि किसी पर्सन को डायरेक्टली नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर नहीं डालना चाहिए। रादर जो दया भाग है वो ये बोलता है कि सिंपल वर्ड्स में कि देखो जो भी प्रॉपर्टीज है ना किसी पर्सन की, वो तभी मिल सकती है जब उस फादर नहीं है, उसके फादर की डेथ होने के बाद ही वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिल सकती है। इसे कहते हैं दया भाग सिस्टम, ठीक है। और मिताक्षर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब फादर जिंदा है तब। दया भाग का मतलब होता है जब फादर जिंदा नहीं है तब, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मिताक्षर वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट, दया भाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। आंसर इज नो, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड बोल रहा है मिताक्षर सिस्टम क्या ये बोलता है कि सन तभी क्लेम कर सकता है जब फादर जिंदा है, और दया भाग बोलता है कि जब डेथ हो जाती है फादर की उसके बाद कर सकते हैं। आंसर इज यस, एग्जैक्टली यही है। थर्ड बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट सेज द मिताक्षर सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली। मतलब मिताक्षर में सिर्फ मेल्स के बारे में बात की जाती है, पर दया भाग में मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात की जाती है। बट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज दोनों में ही सिर्फ मेल्स की बात की जाती है। जी, सिर्फ मेल्स के पास ही राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है यहाँ पर। आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए आपने, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ओनली बी, दैट इज एन ओनली सेकंड पार्ट, ठीक है। इट हैज टू बी लाइक दिस वन। ऑलराइट, सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2021 के अंदर पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास टिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धना। मतलब गुप्तास के डिक्लाइन और हर्षवर्धना के राइज था, दोनों के बीच में क्या था? दोनों के बीच में एक्चुअली पोस्ट गुप्ता पीरियड है, फिर लेटर गुप्ता पीरियड ही तो चल रहा है ना, राइट। तो बोल रहा है डिक्लाइन ऑफ गुप्ता से लेकर के राइज ऑफ हर्षवर्धना तक इन द अर्ली 7th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। कि नॉर्थ इंडिया में इनमें से कौन कौन से किंगडम जो थे जो इनके पावर थी? ऑप्शंस आर गुप्ताज ऑफ मगध, परमार ऑफ मालवा, पुष्यभूति ऑफ थानेसर, मुखारी और ऑफ कन्नौज, यादव ऑफ देवगिरी एंड मैत्रिक ऑफ वल्लभी। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट को तो एग्जैक्टली किस एरा की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मैक्सिमम के बारे में, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ही दिमाग से सॉल्व करो। 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में कोई भी पर्टिकुलर डायनेस्टी प्रेजेंट होगी, बट एक डायनेस्टी जो प्रेजेंट नहीं थी दैट वाज राजपूत जो क्षत्रिय थे वो बेसिकली प्रेजेंट नहीं थे। तो ढूंढो इनमें से क्षत्रिय कौन कौन से? क्या गुप्तास जो कि मगध में क्षत्रिय है? द आंसर इज नो। क्या परमार क्षत्रिय है? द आंसर इज यस। क्या पुष्यभूति क्षत्रिय है? द आंसर इज नो। मुखारीज नो। यादव यस। देखिए परमार और यादव जो है दोनों ही क्षत्रिय हैं, दोनों ही बेसिकली यहाँ पर क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण और ये दोनों जो है राजपूत किंगडम्स का पार्ट होंगे। और राजपूत किंगडम्स कब फॉर्म होते हैं? 11th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। सो ऑब्वियसली अगर वो 11वीं सेंचुरी में इंक्लूड हो रहे हैं तो यहाँ पर परमाराज और यादव की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। तो आप परमारा को हटाइए और यहाँ से यादव को हटाइए, तो ऑप्शन जो बचता है 1 3 4 6, हियर इट इज 1 3 4 6, द आंसर विल बी ब्रावो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर एंड यू शुड गेट आइडिया लाइक दिस ओनली। आपको एक लॉजिक और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है एंड यू हैव टू गो थ्रू इट, तभी आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के अंदर फिर से पूछा गया था। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग था और आप आई होप आपको याद होगा यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप का था। द क्वेश्चन वाज पेयर टाइप क्वेश्चन, कि कितने पेयर इनमें से सही हैं। पहला बोलता है नानुका, चंडेल, दयाशक्ति, परमार, नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहारा एंड भोज राष्ट्रकूटा। इनमें से बोल रहा है ऑब्वियसली देखो ये राजाओं के नाम है, किंग के नाम है और ये उनके डायनेस्टीज के नेम है। तो बोल रहा है कौन कौन से सही हैं ये बताने। पहला देखो क्या नानुका चंडेल के साथ कनेक्टेड है? ऑफकोर्स कनेक्टेड है। चंडेल का चंडेल का फर्स्ट राजा कौन था, फाउंडर कौन था? यही तो थे, राइट। सो नानुका चंडेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऑलराइट। जयशक्ति, क्या जयशक्ति परमार के साथ कनेक्टेड है? आंसर इज नो। देखो जयशक्ति भी एक राजा हुआ करता था चंडेल डायनेस्टी का ही, नानुका का ऑब्वियसली ग्रैंडसन हुआ करता था वो, मतलब काफी लेट आया था, लेकिन जयशक्ति भी चंडेल डायनेस्टी का ही प्रेजेंट था। ऑलराइट। थर्ड नागभट्ट 2, क्या गुर्जर प्रतिहारा का था? आंसर इज यस। नागभट्ट 2 जो था वो गुर्जर प्रतिहारा का एक रिप्रेजेंटेटिव था। एंड नेक्स्ट इज भोज। भोज कहाँ का था? क्या राष्ट्रकूटा एम्पायर का था? आंसर इज नो। भोज जो था ध्यान रखिएगा वो परमार का था। राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर जो परमार डायनेस्टी है उसका था बेसिकली भोज। तो नानुका चंडेल का था, जयशक्ति चंडेल का था, मतलब ये फाउंडर नहीं है, फाउंडर तो ये है, ये नॉर्मल मेंबर है। नागभट्ट 2 का गुर्जर प्रतिहारा सही है और भोज का बेसिकली परमार होना चाहिए था, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप इट इज क्लियर। तो आंसर कितने होंगे देखो, पहला सही है और थर्ड सही है। द आंसर विल बी ओनली 2 पेयर्स, द आंसर विल बी ब्रावो, ठीक है। द आंसर इज ब्रावो। आई होप इट इज क्लियर। आप समझ भी गए कौन सा कहाँ पर है। देखो यहाँ पर हमने देखा भोज जो है वो परमार के पास है, जयशक्ति जो है चंडेल्स के पास है। इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर 2023 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसालास, गढ़वालास, ककातियाज एंड यादव्स। इनमें से ये जो चार जो दिए हुए हैं, इनमें से बोला गया है कि सबसे एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरीज। इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिन्होंने 8वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में अपना किंगडम बनाया था? कौन कौन से? होयसालास है, गढ़वालास है, ककातियाज है, यादव्स है। तो पहले तो ध्यान रखो 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और हमने अभी भी यहाँ पर बात की थी कि राजपूत तो 11th सेंचुरी में आए थे। सो पहले तो राजपूत को बाहर निकालिए। गढ़वाल देखो राजपूत है, बाहर निकाल दो। यादव्स राजपूत है, इनको बाहर निकाल दो। दो ऑप्शन तो आपके हट गए। अब देखो 2 और 4 हट गया, मतलब कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए 2, 4 हटने के कारण क्या हुआ, 2 ऑप्शन आपके हट गए। यहाँ पर बोल रहा है इनमें से कितने डायनेस्टीज हैं, कितने, हाउ मैनी पूछ रहा है, राइट। क्या इनमें से कोई एक डायनेस्टी है, कोई 2 डायनेस्टी है, कोई 3 डायनेस्टी, या फिर एक भी डायनेस्टी नहीं है? तो 2 तो आपके हट गए। 2 हटने के कारण आपका ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। अब देखो आपके पास ऑप्शन बचता है, क्या इनमें से कोई एक ही है या फिर कोई 3 है? 3 वाला भी ऑप्शन हट गया, बिकॉज 3 तो ऑब्वियसली अब हो नहीं सकता। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। क्या इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि 8th सेंचुरी का है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? ध्यान दीजिए, होयसाला और ककादियाज जो है दोनों ही 12th सेंचुरी के अंदर डेवलप होती है, दोनों ही 8th सेंचुरी के आसपास भी नहीं थी, राइट। सो द आंसर विल बी डेल्टा, दैट इज नन ऑफ दिस, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर एंड यू आर गेटिंग आइडिया एज टू किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। एक और क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन वाज अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम है और कुछ ऑथर्स के नेम है, यू हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से कितने पेयर सही हैं। देवी चंद्रगुप्त किसने लिखी थी? याद कीजिए, देवी चंद्रगुप्त, आई होप आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है इसको विशाखा दत्त ने डिस्कवर किया था, विशाखा दत्त ने इसको लिखा था, सॉरी। नेक्स्ट कम्स हमीरा महाकाव्य। हमीरा महाकाव्य किसने लिखा था? हमीरा महाकाव्य, देखो हमीरा महाकाव्य को लिखने वाला जो पर्सन मेंशन्ड है दैट इज करेक्ट, न्यायचंद्र सूरी जो है, उन्होंने इस पर्टिकुलर किताब को लिखा था। ये बेसिकली कश्मीर के रहने वाले थे। नेक्स्ट कम्स मिलिंद पानो। क्या ये नागार्जुन ने लिखा था ये मिलिंद पानो? द आंसर इज नो। देखो नागसेन ने लिखा था, ध्यान रखना, नागसेना ने लिखा था, नाग अर्जुन ने नहीं लिखा था। मिलिंद पानो को याद करो, किंग मिनांडर थे, वो भारत आते हैं, ठीक है, और अपने आप को मिलिंद बोलते हैं। मिलिंद बोलने के बाद वो बेसिकली गुरु से मिलते हैं, अलग अलग गुरु से मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है। फाइनली वो नागसेन से मिलते हैं, नागसेना उनके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो फर्स्ट गलत है, ऑब्वियसली विशाखा दत्त होगा, सेकंड सही है, थर्ड भी गलत है, नागसेना होगा, एंड फोर्थ नीतिवय अमृता। नीतिवय अमृता जो है सोमदेव सूर्य ने लिखा है, द आंसर इज यस। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर सही है, द आंसर शुड बी 2 ओनली, यस इट इज ओनली 2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ओनली 2 वाले स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादातर सही हो रहे हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग जो पोस्ट गुप्ता के अंदर पूछे जा सकते थे यहाँ पर, राइट। और जो थीम्स ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं उन सब चीज़ों को भी हमने यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर क्या क्या थीम्स है, क्या क्या टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है। पहला, हर्षवर्धन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर्षवर्धन का जो बेसिकली बुद्धिज्म के प्रति जो आस्था थी वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फिर से यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अगर आप देखिए ध्यान से तो हर्षवर्धन के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो हर्षवर्धन ने जो बेसिकली कन्नौज असेंबली, प्रयाग असेंबली करवाई थी, उनके बारे में पूछा जा रहा है। फिर देन फाहिन्स के बारे में पढ़ना है आपको, जितने भी चाइनीज ट्रैवलर्स थे, भले वो फाहिन हो गया, इब्न बतूता हो गया, राइट, जो अलग अलग बेसिकली ये सब है जो ट्रैवलर्स हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन कौन से स्कॉलर कब आए और किसके रीन में आए, उस टाइम राजा कौन था भारत का, राइट। इस तरीके से आपको चेक करना है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि देखो साइंटिफिक प्रोग्रेस किस तरीके का था एंशिएंट इंडिया में, तो एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत कम चांसेस है कि दोबारा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। लेट्स मूव अहेड। देखो ह्यूनसांग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्वियसली। ह्यूनसांग जितने भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, जितने भी उन्होंने ट्रेड किया है, जहाँ जहाँ वो लोग गए हैं, मतलब अपने ट्रेड के दौरान, वो सारे एरियाज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर ह्यूनसांग इज ऑटोमेटिकली एंड ऑलवेज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज फ्यूडल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग अबाउट स्लेवरी सिस्टम भारत में कैसा था, सती सिस्टम कैसा था, फ्यूडल सिस्टम कैसा था, राइट। लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसे हुआ करते थे, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कैसा था, ये सब चीज़ें जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट दिस थिंग,
ठीक है, लेट्स मूव अहेड। कोई टर्म अगर न्यूज में है या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म जो है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिस टर्म को पढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, वो टर्म यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हुंडी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, राइट। इसके अलावा फिर से देखिए टर्म्स पूछे गए हैं, कुल्यवाप, द्रोणवाप, ये टर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है और टर्म्स क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे, इसके बारे में पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, भवभूति कौन था, हस्तिमला कौन था, छिमेश्वर कौन था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, अलग अलग डायनेस्टीज के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उन सब के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स थे, इंपॉर्टेंट लॉज जो थे, जैसे देखिए मिताक्षर लॉ ऑफ सक्सेशन, फिर दयाभाग लॉ ऑफ सक्सेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, 2005 में जो हिंदू एक्ट ऑफ सक्सेशन आया था ना, जब ये आया तब जाकर ये मिताक्षर और दयाभाग खत्म हुआ है। उससे पहले मिताक्षर और दयाभाग को ही भारत में फॉलो किया जाता था, ठीक है। सो जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट बेसिकली टर्म्स हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जितनी डायनेस्टीज हैं उन डायनेस्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी डायनेस्टी किस टाइम रहा करती थी, कहाँ रहा करती थी, राइट। इसके अलावा कौन से डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन से थे, कौन मेजर रूलर्स थे, कौन फाउंडर्स थे, इतना बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था कि 8th सेंचुरी एडी में कौन कौन सी किंगडम्स या डायनेस्टीज प्रेजेंट थी। तो ऑब्वियसली टाइमलाइन के साथ में अगर एक बेसिक आइडिया होगा ना कि कौन कौन सी किंगडम साथ में प्रेजेंट थी, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और फाइनली द क्वेश्चन वाज अगेन कुछ किताबें और उसके ऑथर्स का नाम पूछा गया था। दिस इज ऑब्वियसली द मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया एंड यू हैव गॉटन अ बेटर आइडिया एज टू हाउ टू प्रिपेयर एंशिएंट हिस्ट्री। हमने सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्ली एंड आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू सब्जेक्ट एंड वहां से हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ योर एम शुड बी टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, डोंट लीव थिंग्स एज इट इज। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन करेंगे तभी वो चीज़ें कंट्रोलेबल होंगी, मैनेजेबल होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल उसके ऊपर आएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें सो दैट एग्जाम में उसको यूज़ कर पाएं। देयर इज नो पॉइंट कि हम कोई किसी चीज़ पे मेहनत करें, टाइम दें और फिर जब एग्जाम का टाइम आए तो विदाउट रिवीजन के कारण या फिर लैक ऑफ रिवीजन के कारण हम उसको इस्तेमाल ना कर पाए। दैट वुड बी वेरी वेरी बैड। सो जस्ट रिमेंबर कि आपको यहाँ पर फोकस करना है, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग एंड दीज आर अराउंड 80 days are left. Just keep on focusing as much as you can and you'll get better every single day. I hope you have understood this particular video. If you liked it, please give it a like, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much for listening.